ये है हमारे सामने आलोक धनवा जी और हम लोग पढ़ रहे हैं आरोह भाग 2 जो कक्षा 10 की पुस्तक है और इसके काव्य खंड को पढ़ रहे हैं हम लोग। और इसी काव्य खंड में ये पाठ संख्या है 2 और इस काव्य खंड में जो पाठ संख्या 2 के जो कवि हैं उनका नाम है आलोक धनवा। तो आलोक धनवा जी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उनकी लिखी कविता को, उनके भाव को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो कौन थे आलोक धनवा जी, इनको जान लीजिए। सन 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में इनका जन्म हुआ है। आलोक धनवा जी का कहाँ जन्म हुआ है? बिहार में 1948 में। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 1948 में इनका जन्म हुआ। प्रमुख रचनाएं इनकी पहली कविता है जनता का आदमी, क्योंकि उन दिनों आपको पता ही है कि हमारे देश का कैसा माहौल था, तो वैसी ही कुछ कविताएं हैं। जैसे जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित, उसके बाद बागी हुई लड़कियां, ब्रूनों की बेटियां से प्रसिद्धि, दुनिया रोज़ बनती है एकमात्र इनका संग्रह है। प्रमुख सम्मान इनको राहुल सम्मान मिला हुआ है और बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान भी मिला हुआ है। बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान मिला हुआ है और पहल सम्मान भी इनको मिला हुआ है। ये इनका चित्र है। इनके चित्र को देख के आप समझिए कि किस प्रकार की प्रवृत्ति के हो सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी से कुछ मिलते जुलते हैं। अब इनकी लिखी हुई ये पंक्तियाँ हैं, आप समझ जाएंगे। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है। जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है। मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। आप देखो इन पंक्तियों का भाव क्या है। हम सब अगर नदियाँ हैं तो हमें एक दिन समुद्र में जाके मिल जाना है। ठीक है, वहाँ मेरा क्या है। वहाँ वो बोलते हैं कि वहाँ पर मेरा क्या है। यहाँ पर हम सब जाके मिल जाते हैं, वहाँ पर मेरा क्या है। मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। जानता नहीं हो लेकिन सबको एक दिन वहाँ जाना ही है। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972-1973 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद रही हैं। आलोचकों का तो माना, आलोचक कौन होते हैं? क्रिटिक का मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं। इतनी व्यापक ख्याति, मतलब व्यापक मतलब इतनी विशाल ख्याति मतलब होती है प्रसिद्धि के बावजूद, या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। थोक क्या होता है? होलसेल, है ना। होलसेल टाइप उन्होंने लेखक नहीं किया, सस्ता वाला। सन 72 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक एकमात्र काव्य संग्रह सन 98 में प्रकाशित हुआ है। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 शतकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंग कर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अतिथि विख्याता के रूप में भागीदारी की है। अतिथि मतलब गेस्ट लेक्चरर के रूप में उन्होंने भागीदारी, पार्टिसिपेशन की है। अब पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। एक लंबी कविता है, बस उसी का हिस्सा है यहाँ पर पतंग का, पूरी कविता नहीं है, जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया। बाल क्रियाकलापों में प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वह हदें हैं, बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। बाल मन, बच्चों का जो मन है ना, वो आकाश की तरफ बढ़ना चाहता है, बस उसी की बातें हैं इसमें। चलिए देखते हैं क्या है।
कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है। बिंब बिंब क्या होता है? बिंब होता है जैसे कोई सोच, अनुमान, है ना, उसकी दुनिया में जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है। शरद होती है सर्दी, यहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं की मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है। तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद व खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो अंधेरे के बाद के शरद उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? ठीक है, अब इस कविता को अगर आप फिलोसफर बन के पढ़ोगे तो आपको इस कविता का एक तो वो अर्थ दिखेगा जो सामने है, एक वो अर्थ दिखेगा जो सामने नहीं है लेकिन एक गूढ़ अर्थ है इसका। चलिए पढ़ते हैं इस कविता को। यहाँ पतंग छपा हुआ है एक साइड में, और क्या है ये कविता, सुनिए। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। भादो मतलब भाद्रपद महीना, सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। खरगोश की आंखें देखी कभी किसी ने? तो वैसा लाल सवेरा। शरद आया, सर्दी आई, पुलों को पार करते हुए। जैसे उसने बहुत सारे रास्ते में पुल आए थे, उनको पार कर करके अब आई है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। अच्छा, आकाश को मुलायम बनाना पड़ता है पतंग ऊपर उठाने के लिए। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। ऐसे तो हम भारी हैं, हम नहीं उड़ सकते, लेकिन दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। बढ़ते हैं आगे। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वह दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। उसके बाद छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो ये देखिए कविता का चित्र, इसको आप देख के समझिए। यहाँ दिख रहे हैं बच्चे, दिख रहे हैं आपको? कविता में यही सब बताया हुआ है। देखो, ये पुल क्रॉस करके सर्दी आ रही है, ये छत है मकानों के ऊपर, ये पतंग उड़ रहे हैं, ये बच्चे देखो पतंग उड़ा रहे हैं। यहाँ बहुत रिस्की जगह है, यहाँ से नीचे भी गिर सकते हैं, लेकिन उड़ा रहे हैं क्योंकि उनकी जवानी का ये अंश है। यही कुछ और पंक्तियाँ भी हैं, लिखा है। अगर वह कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो ये पाठ था हमारा जिसे हमने पढ़ लिया है। आलोक धनवा जी द्वारा लिखा हुआ पतंग कविता का सारांश। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें लिखा बिंब स्पष्ट करें। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचेंगे, कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है।
पतंगों के साथ साथ वह भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है ना। तो ये है। बहुत सारे इसमें प्रश्न हैं और अब आप देख लीजिए इस कविता में तुलसी, जायसी, मतीराम, द्विजदेव, मैथिली शरण गुप्ता आदि कवियों ने भी शरद ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। आप उन्हें तलाश कर कक्षा में सुनाएं और चर्चा करेंगे पतंग कविता में शरद ऋतु वर्णन किस प्रकार से भिन्न है। आपके जीवन में शरद ऋतु क्या मायने रखती है? शरद ऋतु, सर्दियों वाली ऋतु, ठंड वाली ऋतु आपके जीवन में क्या मायने रखती है, ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सकता है इसको बार बार पढ़ें ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, स्वाध्याय जिसको कहते हैं वो भी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो स्वाध्याय के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ और आलोक भाग 2 के सभी पाठों को पढ़ें, पूरा पाठ।